चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 ना। किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? ठीक है, प्लास्टिक फिल्म, सिरेमिक डिस्क, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम। याद रखना है इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम, ऑप्शन नंबर डी। अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जैसे ये एक प्रकार का वेरिएबल कैपेसिटर है आपका, परिवर्तनीय मान का। ठीक है, इसके अलावा परिवर्तनीय मान का और क्या क्या है? गेंग और वायु कैपेसिटर, कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर, है ना। और एक हुआ क्या? टेंटलम, जो अंतरिक्ष में यूज किया जाता है। जैसे रॉकेट वगैरह हम लोग छोड़ते हैं ना, उसमें जो कैपेसिटर लगी होती है वो टेंटलम प्रकार का जो वेरिएबल होता है। यानी 28 का डी। 29 पर आइए, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का प्रभाव क्या होता अगर खुला परिपथ दोष होता? ठीक है, यदि ओपन सर्किट होता, कोई भी संधारित्र है और वो ओपन सर्किट होता, तब क्या होता? करंट का मान शून्य होता। और करंट का मान शून्य होता मतलब करंट फ्लो नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं होता, मतलब वो जो आपका कैपेसिटर है वो कार्य नहीं करता। ठीक है, यानी यही मारे थे ना आप लोग भी। तो 29 का, चले एक आइडिया सही था। 29 का ए। 30 पर, यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? ये शून्य हो जाएगा, समान रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा? बताइए, प्लेटों की दूरी कम हो जाएगी तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। बताइए, किसी भी संधारित्र का संधारिता मान किस किस चीज पर निर्भर करता है? किस पर? क्षेत्रफल पर। किस प्रकार से? C समानुपाती A होता है। बोलने का मतलब क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, किसका क्षेत्रफल? किसका क्षेत्रफल? प्लेटों का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, कैपेसिटेंस मान उतना अधिक होगा। पर उस दो प्लेटों के बीच की दूरी, ये रहा एक प्लेट, ये रहा एक प्लेट, बीच की दूरी जितना अधिक होगा, अधिक जितना होगा, कैपेसिटेंस मान क्या होगा? कैपेसिटेंस मान कम होगा। बोलने का मतलब जो C है वो किस प्रकार से दूरी पर डिपेंड करता है? C किस प्रकार से डिपेंड करता है? C समानुपाती 1/d² होता है। यही होता है ना, मतलब प्लेटों की बीच की दूरी जितना अधिक होगी, कैपेसिटेंस मान उतना कम होगा। पर इसमें क्या कह रहा है कि प्लेटों के बीच की दूरी कम है तो कैपेसिटेंस मान क्या होगा? अधिक होगा, बढ़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। 30 का डी। 31 पर आइए, चुंबक की कौन सी विशेषता दर्शाई गई है? एक चुंबक है, जिस पर चुंबक है तो दो पोल होगा, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। यदि इसको एक धागे के सहारे से कहीं पर लटका दिया जाए, इस प्रकार से लटका दिया जाए, तो क्या ये हमेशा कौन सी दिशा का निर्माण करेगा? मतलब कौन सी दिशा में ठहरेगा? हमेशा दो दिशा में। एक जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ तरफ, जो साउथ पोल होगा वो साउथ तरफ, मतलब एक दिशा में ही ठहरेगा, ठहरेगा ना। तो इस प्रकार से ये जो बार मैग्नेट है हमारा, किस चीज को दर्शा रहा है? किस चीज को दर्शा रहा है? दिशा को। यानी ऑप्शन नंबर क्या? ए, दिशीय विशेषता को दर्शा रहा है।
दिशीय विशेषता को, ठीक है। क्या ध्रुव मारे थे क्या? हमारे थे। देखिए इसमें एक कंफ्यूजन है, क्या है? 31 का डी ऑप्शन देखिए, ध्रुव मौजूद विशेषता, ध्रुव मौजूद विशेषता गलती से भी नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है समझिए, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है तो मैग्नेट है तो दो ध्रुव होगा ही होगा। तो इसमें ध्रुव मौजूद क्या विशेषता, ध्रुव तो ऑलरेडी है मौजूद इसमें, तो वो विशेषता थोड़ी ना दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? दिशा को दर्शाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, यानी पारामैग्नेटिक मटेरियल। बताइए, वायु है, इस्पात है, कांच है या तो फिर जल है। पहले बताइए अनुचुंबकीय पदार्थ किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हाँ अपने तरफ कम शक्ति से, कम शक्ति से। इसके अलावा और एक चीज बताए थे, क्या बताए थे? क्वेश्चन उससे पकड़ाएगा जो बताया है दूसरा डेफिनेशन। क्या नहीं बताया? जब किसी पदार्थ को किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या करता है? चुंबक तो नहीं बनता, चुंबक नहीं बनता, पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करता है। बोलने का मतलब है एक मैग्नेट है आपके सामने, ये है जिसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इस प्रकार से इसकी चुंबकीय बल रेखाएं संख्या होगी, ऐसे होगी कि नहीं? चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण, चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर। पर इसके सामने यदि एल्यूमिनियम रखा जाएगा, कॉपर रखा जाएगा और क्या प्लेटिनम रखा जाएगा, ये सब चीज यदि रखा जाएगा तो क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि कर देगा ये, पर चुंबक नहीं बनेगा। यही कहलाता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो बताइए यदि यहां पर आप क्या क्या बोले थे कि लकड़ी होगा, ठीक है। मान लिया जाए एक लकड़ी यहां पर रख देंगे, रखे लकड़ी रखे, और एक दूसरा कोई भी मान लीजिए ये आपका आयरन है, लोहा है, यहां पर इसको रखेंगे, क्या ये मैग्नेट इसको आकर्षित कर पाएगा? कर पाएगा? तो फिर लकड़ी आपका कैसे पैरामैग्नेटिक मटेरियल हुआ? बताइए, लकड़ी होगा क्या? तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हवा है, वायु है, वायु है कि नहीं? तो वायु होगा आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। समझे बात को? बोलने का मतलब है यहां से यहां तक के डिस्टेंस में मान लिया जाए ये आपका एक लोहा है, इस मैग्नेट के सामने लाया जाएगा यहां पर, ठीक है। लोहा नहीं, लोहा आपका तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ही नहीं। मान लिया जाए कुछ भी चीज जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर वगैरह रखा जाएगा, और यहाँ पे बीच में क्या है? बीच में क्या है? हवा है ना, कुछ नहीं। लकड़ी कहां से है जी? ये तो हमने रखा एक एल्यूमिनियम से कॉपर इस तरह से मैग्नेट के सामने, तो इसके बीच में क्या है? हवा है ना। तो हवा क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो उसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं उसमें? मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करेगा, ठीक है। पर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा वो चुंबक नहीं बनेगा। समझे कि नहीं बात को? वो तो चुंबक नहीं बनेगा, पर उसकी बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि करेगा बस। इसलिए हवा भी एक क्या है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। अच्छा तो बताइए एक आपका डी नंबर पर है जल। जल है, अच्छा जल है, हम लकड़ी सोच रहे थे। जल है तो बताइए जल आपका कौन से मटेरियल के अंतर्गत आता है? जल डाया पर आता है, यानी प्राचुंबकीय पदार्थ, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राचुंबकीय पदार्थ, ठीक है।
नेक्स्ट 33, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन में आपका 4 विधि है, एक प्रेरण विधि, एकल स्पर्श विधि और दोहरी स्पर्श विधि और विभाजित स्पर्श विधि। तो बोल रहा है कि इनमें से कौन सी विधि का उपयोग स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? जैसे लाउड स्पीकर, उसमें स्थायी चुंबक है, एयरफोन में अस्थायी चुंबक है। तो इस प्रकार के चुंबक को कौन सी विधि से बनाई जा सकती है, यह पूछ रहा है कि प्रेरण विधि से, स्पर्श विधि से, दोहरी स्पर्श विधि से कि विभाजित स्पर्श विधि से, यह पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे पहले जानना पड़ेगा कि चुंबक कितने विधि से बनाई जाती है, समझ रहे हैं? तो लिखिए चुंबकों का नहीं, चुंबक बनाने की विधि, चुंबक बनाने की विधि लिखिए। डेस मार्क लिखिए। चुंबक चुंबक 3 विधि से बनाई जा सकती है, चाहे बनाई जाती है। एक पर लिखिए स्पर्श विधि, दो पर लिखिए विद्युत धारा विधि, और 3 पर लिखिए प्रेरण विधि। लिख लिए? अब 1 नंबर लिख के डेस मारिए। 1 नंबर पर क्या है? स्पर्श विधि। और उसमें लिखिए डेस मार के स्पर्श विधि में। स्पर्श विधि में स्पर्श विधि में 3 प्रकार से मैग्नेट बनाई जाती है। एक पर लिखिए चुंबक, चुंबक, ठीक है। 1 नंबर पर लिखिए एकल स्पर्श विधि, दो पर लिखिए द्विस्पर्श विधि, और 3 पर लिखिए विभाजित स्पर्श विधि। हो गया? एक हुआ एकल स्पर्श विधि, दूसरा द्विस्पर्श विधि और तीसरा विभाजित स्पर्श विधि। ठीक है, फिगर बाद में बनाइएगा, पहले पूरी तरह से समझ लीजिए। आप पहले आते हैं एकल स्पर्श विधि में। ठीक है, देखिए इस विधि में कैसे चुंबक बनाया जाता है।
देख लीजिए क्या करेंगे। सबसे पहले एक हम लोग स्टील का कोर लेंगे। किसका? स्टील का, यानी स्टील बार, मतलब स्टील का रॉड लेंगे, छड़, ठीक है, स्टील बार। अब क्या करेंगे, और एक चीज, मतलब एक मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट, जिसको छड़ चुंबक कहा जाता है, ठीक है। एक मैग्नेट लेंगे जिस पर दो पोल होगी, मैग्नेट है तो दो पोल होगी, नॉर्थ एक साउथ। अब क्या करेंगे, इस पर ये जो स्टील का बार है, यानी जो स्टील का छड़ है, इस पर उस चुंबक की सहायता से, कौन चुंबक? बार मैग्नेट की सहायता से इस पर घर्षण करना है। समझ रहे बात को? इसके ऊपर रगड़ना है। किस तरीके से? देखिए, मतलब यहां से स्टार्टिंग करना है, इस छोर से, और इसको घिसते हुए ले जाना है यहां तक। ये एक आपका बार मैग्नेट है, ये रहा, यहां से स्टार्ट करना है, घिसते हुए ले गए यहां, फिर उठाना नहीं है इसको, यहां पर रखे, फिर ऐसे अब साउथ पोल आया यहां पर, फिर घिसते हुए ले गए, फिर इसको यहां पर इस तरह से उठाना नहीं है, समझे? ये यही से इस तरीके से होगा, फिर घिसते हुए जाएगा, और ये प्रक्रिया लगभग 50 से 60 बार अपनाई जाती है, लगातार, कंटिन्यू। तब क्या होगा, ये जो स्टील बार होगा, ये आपका मैग्नेट बन जाएगा। बोलने का मतलब है इस पर भी दो ध्रुव का निर्माण होगा, एक नॉर्थ, दूसरा साउथ। और इस प्रकार की विधि को, यानी इस प्रकार चुंबक बनाने की विधि को कहा जाता है एकल स्पर्श विधि। समझे बात को? बताइए, इसमें डाउट है क्या एकल स्पर्श विधि में? ठीक है। दूसरा द्विवीय स्पर्श विधि, इसमें क्या होता है, दो बार मैग्नेट लिया जाता है, मैग्नेट है तो दो पोल होगी, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। और जिसको मैग्नेट बनाना है, जिसको मैग्नेट बनाना है, उसको इसके ऊपर, यानी इस दोनों चुंबक के ऊपर यहां पर रखी जाएगी। यानी जो स्टील का बार है, क्या कोई बता सकता है हमने स्टील का ही क्यों ले रखा? स्टील का ही क्यों ले रखा? क्योंकि स्टील एक चुंबकीय पदार्थ है। स्टील है, कोबाल्ट है, निकेल है और कार्बन है, ये चुंबकीय पदार्थ है। अब चुंबकीय पदार्थ रहेगा तभी तो चुंबक बनेगा ना, इसीलिए हमने क्या ले रखा, स्टील बार। और इस स्टील बार को दो बार मैग्नेट के ऊपर स्थापित किया, ठीक है। अब इस स्टील बार के बीच में एक लकड़ी का गुटका रखा, मतलब इस टाइप से टुकड़ा, लकड़ी का गुटका बोलते हैं इसको, ठीक है। इस टाइप से यहां पर खड़ा किया। अब क्या किया, दो बार मैग्नेट फिर से अतिरिक्त लिया, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। बार मैग्नेट, छड़ चुंबक, ठीक है। देखिए अब ये जो दोनों बार मैग्नेट है, इसका ध्रुव किस प्रकार से होगा, यहां समझने वाली बात है। इसका जो ध्रुव होगा ये आपका नॉर्थ होगा, यदि ये नॉर्थ हुआ तो ये साउथ, पर इसका जो ध्रुव होगा साउथ होगा, यदि ये साउथ हुआ तो ये नॉर्थ। बोलने का मतलब, अब इसको जैसे ही रगड़ेंगे यहां पर,
कौन सी एंगल में? इस तरीके से। इसका दिशा क्या रहेगा? जैसे इसका दिशा हुआ ऐसे दिशा हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो सेम द्विस्पर्श में भी एंटी क्लॉकवाइज ही रहेगा इस तरह से। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जो घूमेगा आपका इसी जगह पर घुमा, और ये जो घुमा आपका इसी जगह पर लगातार कितना बार? 50 से 60 बार। जब 50 से 60 बार इसको रगड़ेंगे, यहां पर घुमाएंगे, तब क्या होगा? ये जो स्टील का बार है ये भी मैग्नेट बन जाएगा और इस पर भी दो ध्रुव का निर्माण होगा, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। इसमें समझने वाली बात बस ये है कि ये जो दोनों बार मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये समझने वाली बात है। नहीं तो गलती से यहां साउथ यहां नॉर्थ कीजिएगा, यहां नॉर्थ यहां पे साउथ कीजिएगा, मैग्नेट आपका नहीं बनेगा विपरीत ध्रुवता के कारण। ठीक है, जब भी बनाना है इस तरीके से, नॉर्थ यहां पर साउथ यहां, इसका साउथ नॉर्थ यहां। बताइए द्विस्पर्श विधि में डाउट नहीं है? नेक्स्ट देखिए विभाजित स्पर्श विधि, सेम इसी प्रकार से है। विभाजित मतलब दो चीज का बीच करेंगे तभी तो विभाजित होगा, मतलब जैसे द्विस्पर्श विधि वैसे ही विभाजित स्पर्श विधि। अंतर क्या है समझिए। इसमें भी हमने ले रखा दो बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब छड़ चुंबक, जिस पर दो ध्रुव होगी, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। और यही दोनों बार मैग्नेट के ऊपर जो चुंबक हम लोग बनाएंगे जिस पदार्थ पर, उसको कहां पर रखेंगे? इन दोनों के ऊपर। तो ये रहा आपका स्टील बार, मतलब स्टील का छड़, ठीक है, जिस पर चुंबकत्व गुण स्थापित करना है हमें। ठीक है, तो इसमें अंतर सिर्फ इतना है विभाजित स्पर्श विधि में कि इसकी स्टील बार के ऊपर कोई भी लकड़ी का गुटका नहीं रखी जाती है, कोई भी लकड़ी का गुटका। जैसे यहां पर हमने ले रखा पर इसमें लकड़ी का गुटका नहीं रखी जाती है। अब उसकी वजह से ये दोनों बार मैग्नेट है, इन दोनों के बीच क्या लकड़ी का गुटका है? तब देखिए इसमें क्या हो रहा है। इसमें जब लकड़ी का गुटका था तब हमने एक ले रखा नॉर्थ दूसरा साउथ पोल, दोनों चुंबक का, दोनों बार मैग्नेट का, एक बार मैग्नेट का नॉर्थ दूसरा बार मैग्नेट का साउथ। पर इसका जस्ट ऑपोजिट होगा यहां पर। ऑपोजिट मतलब क्या? यदि यहां पर नॉर्थ था तो यहां पर क्या होगा? साउथ। और यदि यहां पर साउथ है तो यहां पर क्या होगा? नॉर्थ। यहां पर यदि साउथ है तो यहां पर क्या होगा? नॉर्थ। यहां पर नॉर्थ है तो यहां पर साउथ है। समझे बात को? याद करने का तरीका समझे? अब देखिए पहले हम लोग कर रहे थे कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, मतलब घड़ी के सुई के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, है ना? इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, पर इसमें जो होगा क्लॉकवाइज होगा, एक क्लॉकवाइज होगा। देखिए ये आपका जो हो रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज। समझे बात को? समझे? पर ये जो होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस तरीके से इसको घुमाना है। कैसे घुमाना है? ये जो घूमेगा आपका इस तरह से, सॉरी इस तरह से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, पर ये जो घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। और ये प्रक्रिया हम लोग 50 से 60 बार करेंगे तो फिर ये जो फौलाद की सॉरी स्टील का बार है, स्टील का बार है, या तो फिर कहिए जैसे कार्बन स्टील का नाम सुने जिसको कहते हैं फौलाद की छड़, है ना? उसमें भी
इसी प्रकार से चुंबकत्व गुण स्थापित किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग स्टील बार में किए ना, तो उसमें भी यानी जो फौलाद की छड़ होगा, जो कार्बन स्टील का जो रोड होगा, उसमें भी इसी नियम से यानी विभाजित स्पर्श विधि से ही चुंबकत्व गुण स्थापित की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे ही मैग्नेटिक गुण इसमें आया, इसमें भी दो ध्रुव का निर्माण हुआ, एक क्या नॉर्थ, दूसरा साउथ। तो इस प्रकार से स्पर्श विधि के तीनों प्रक्रिया से हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। बताइए, कहीं पर डाउट है तो पूछ सकते हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन रटने से अच्छा उसका थ्योरी को ही रट दीजिए। रटना क्या है, इसमें समझना है, बस समझना ही है ना कि एकल स्पर्श विधि में एक स्टील बार, एक चुंबक और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाना है। इसी प्रकार से जो यूनिक है वही सब याद करना है। हो गया।
हो गया, उतार लिए? तो लिखिए इसमें, नोट पर लिखिए, नोट पर लिखिए, स्पर्श विधि द्वारा स्पर्श विधि द्वारा शक्तिशाली चुंबक नहीं बनाई जा सकती है। मतलब इसमें जो शक्तिशाली चुंबक, जैसे जो लाउड स्पीकर में लगता है, चाहे एयरफोन में जो लगता है, चाहे कोई भी यंत्र में जो लगता है, वो मैग्नेट नहीं बनाई जा सकती है। जिसकी लाइफ ज्यादा दिन तक होती है, उस टाइप का मैग्नेट नहीं बनाई जा सकती है ना। मतलब पार्ट टाइम वर्क के लिए बनाई जा सकती है इसका, इस विधि द्वारा। उतार लिए? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विद्युत धारा विधि। देखिए इस विधि से कैसे मैग्नेट बनाया जाता है। एक कोर लिया जाता है, ठीक है। कोर ऐसा होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल का होना चाहिए, चुंबकीय पदार्थ का होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इस कोर पर वायर लपटी जाती है, आप कॉपर का वायर लपेट सकते हैं, क्योंकि अधिकतर यूज उसी का किया जाता है कि नहीं। क्या हुआ? ये तो क्या है? सोलेनोइड का कुंडली, सोलेनोइड का कुंडली पहले भी बताए हैं, ठीक है। जैसे ही किसी भी कोर के अंदर ऊपर यदि कोई भी वायर को लपेट दिया जाए, ठीक है, इस तरह से लपेट दिया जाए तो वो एक कॉइल बन जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका सोलेनोइड का है, इसलिए इसको पूरा क्या कहेंगे? सोलेनोइड कॉइल, परिनालिका की कुंडली, ठीक है। तो कॉइल लपटे, कॉइल का निर्माण हुआ, वायर लपटे ना। अब इस पर क्या करना है? सप्लाई देना है, तो क्या होगा? करंट का फ्लो होगा, होगा कि नहीं? तो करंट फ्लो होने की वजह से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। बोलने का मतलब एक नॉर्थ बनेगा, दूसरा साउथ बनेगा, दो पोल का भी निर्माण होगा ना। तो इस प्रकार से विद्युत धारा विधि द्वारा मैग्नेट बनाया जाता है। समझे बात को? और यदि आपसे पूछे कि इस विधि द्वारा क्या ध्रुवों की दिशा को बदली जा सकती है, बताइए। अभी इधर है आपका नॉर्थ पोल, इधर है आपका साउथ पोल, तो बताइए क्या नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ कर सकते हैं? किस प्रकार से? किसकी दिशा? धारा की दिशा, यानी करंट की दिशा को बदलकर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है?
इस प्रकार से करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। बोलने का मतलब करंट प्रवेश, करंट बाहर निकलना। अब क्या होगा, नॉर्थ इधर बनेगा, साउथ इधर बनेगा। और यही क्वेश्चन तो आपसे किए थे, आपसे यही क्वेश्चन किए थे ना कि किसी भी चुंबक के ध्रुवों की दिशा को कैसे बदली जा सकती है, कैसे बदली जा सकती है, धारा की दिशा को बदलकर। ठीक है। और इस प्रकार से जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, इस प्रकार से जो पोल का निर्माण हुआ, इस प्रकार से जो मैग्नेट का निर्माण हुआ, इसी विधि को कहा जाता है विद्युत धारा विधि। क्योंकि धारा नहीं है तो मैग्नेट गुण यानी चुंबकत्व गुण नहीं है, धारा है तो चुंबकत्व गुण है, मैग्नेट है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, विद्युत धारा विधि। समझे बात को। नेक्स्ट क्या है, नहीं बनाया है क्या, बनाइए। नेक्स्ट है आपका प्रेरण विधि। हो गया, हो गया ना। देखिए प्रेरण विधि में किस प्रकार से मैग्नेट बनाई जाती है। क्या चीज का बात चल रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है बताइए, क्या चीज का डिस्कस हो रहा है। तो ऐसा क्यों दिए, हम फिगर नहीं बनाए थे क्या। उतारे फिगर।
हो गया। हो गया, हो गया ना। देखिए क्या करना है, सबसे पहले एक इस तरह से कोर लेना है, मतलब ऐसी पदार्थ लेना है जिस पर हम लोग कोयल को लपेट पाए। ठीक है, ऐसा कोई चीज लेना है, कोई भी पदार्थ, और इसके ऊपर क्या करना है, कोयल को लपेटना है, इस प्रकार से लपटे, और इसके अंदर एक आयरन का यानी लोहे का छड़ यानी आयरन बार डालना है, इस तरीके से। बात को समझे? मतलब ये रहा आपका आयरन बार, और जिसके ऊपर हम लोग क्या किए हैं, एक पदार्थ है, और उस पदार्थ के ऊपर, उस कोर के ऊपर क्या लपटे हैं, वायर लपटे हैं, इस तरह से। अभी समझ में आया ये चीज? ये अंदर है कि बाहर है? उस बॉक्स के अंदर है। ठीक है, फिर क्या करना है, इसी के जस्ट ऊपर, यानी जो आयरन का बार है, यानी जो लोहे का छड़ है, रोड है, उसी के ऊपर एक बार मैग्नेट रखना है। बार मैग्नेट नहीं, बार मैग्नेट तो खुद एक मैग्नेट है। क्या रखना है, स्टील का बार, मतलब कोई चुंबकीय पदार्थ। स्टील के जगह पर आप और क्या क्या रख सकते हैं, निकेल रख सकते हैं, कोबाल्ट रख सकते हैं, और क्या रख सकते हैं, कार्बन, ये भी रख सकते हैं। मतलब जो चुंबकीय पदार्थ है, अब चुंबकीय पदार्थ रहेगा तभी तो हम लोग चुंबक बना सकते हैं, है कि नहीं? यानी स्टील का जो बार है उसी आयरन बार के ऊपर रखना है, मतलब इसे हमें मैग्नेट बनाना है। कौन सी विधि द्वारा? प्रेरण विधि द्वारा, मतलब इंडक्शन विधि द्वारा। अब क्या करेंगे, जैसे ही इस कॉइल में डीसी सप्लाई देंगे, कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई, इस पर ध्यान देना है। कौन सी सप्लाई? डीसी सप्लाई। जैसे ही डीसी सप्लाई देंगे, इस स्टील बार में दो ध्रुव का निर्माण होगा। बोलने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड उसमें आ जाएगा, चुंबकत्व गुण उसमें आ जाएगा, और चुंबकत्व गुण आया तो इसमें दो ध्रुव का निर्माण होगा। क्या कोई बता सकता है इसका जो दो ध्रुव होगा, नॉर्थ किधर होगा और साउथ किधर होगा? क्या कोई बता सकता है अपने तरीके से? कुछ लॉजिक होना चाहिए, पर बताइए। नॉर्थ नीचे तरफ, बताइए, नॉर्थ की साउथ? चलिए मान लिया जाए ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। ठीक है, तो एक्सप्लेन कीजिए क्यों हुआ ये? क्या सोच के आप बोले कि इधर आपका नॉर्थ हुआ, यहां नॉर्थ हुआ, यहां पर साउथ हुआ? ऐसा क्या सोच के बोले आप? और कुछ तो सोचे होंगे ना? कुछ सोचे कि बिना सोचे बोल दिए? बिना सोचे ही? हाँ, नीचे साउथ होगा? बताइए एक्सप्लेन करके। कुछ तो सोचे है ना जी?
क्या सोच के आप बोले कि नीचे साउथ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा? कौन बोला, बताइए। कुछ तो सोचे है ना? नहीं सोचे हैं? बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब जैसे ही सप्लाई दिए, पॉजिटिव से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, मतलब यहां पे प्रवेश किया, मतलब यहां पर निकला। यदि यहां पर निकला तो ये कौन सा पोल, नॉर्थ। यदि ये नॉर्थ हुआ तो ये कौन सा पोल? अब ये साउथ हुआ तो ये भी साउथ ही होगा ना, सामने वाला साउथ ही बनेगा ना, बनेगा कि नहीं? और ये साउथ हुआ मतलब ये नॉर्थ। इसी तरीके से पोल का निर्माण होता है इसमें, और चुंबकत्व गुण इसी तरीके से आता है उसमें, उस मैग्नेट में। और यह विधि आपका कहलाता है क्या? प्रेरण विधि, इंडक्शन विधि। समझे बात को? तो इसमें नोट में लिखिएगा, चाहे इसी में लिखिए, इस विधि का प्रयोग अस्थाई और शक्तिशाली चुंबक बनाने के लिए की जाती है। जैसे इसका उदाहरण है, एक होता है आपका स्पीकर देखें, माइक्रोफोन, इसके अलावे इलेक्ट्रिकल मशीन, जहां जहां पर अस्थाई चुंबक का प्रयोग होता है, वहां पर प्रेरण विधि द्वारा मैग्नेट बनाई जाती है, इस तरह से। समझे बात को? और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन पूछा है, चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? प्रेरण विधि का। समझे? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर का? क्या बोल रहा है? यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का क्या प्रभाव होता है? बढ़ेगा, घटेगा, शून्य हो जाएगा, समान रहेगा? बताइए। मतलब टर्नों की दूरी को बढ़ा दी जाए तो प्रेरण क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब मान लीजिए कॉइल है, कुछ इस तरह से है, अभी ये क्या है? कॉइल है, ठीक है। लेकिन इसके टर्नों की दूरी को, यानी ये एक टर्न हुआ, ये एक टर्न हुआ, यदि इसके दूरी को इस तरह से बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ये बोल रहा है। याद कीजिए, हीटर याद कीजिए। हीटर में कॉइल ऐसे हुआ करती है, जब हम लोग उसकी डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तब क्या होता है? तो हीट कम उत्पन्न होता है कि ज्यादा होता है? क्या बात कर रहे हो यार, कभी किए ही नहीं है इसका मतलब। जब उसकी टर्नों की डिस्टेंस सामने हुआ करती है तब उसमें क्या होता है? हीट कम होती है, कम उत्पन्न होती है, कम जलेगा वो। कभी देखे हैं ऐसा?
और जैसे ही इसकी दूरी को खींचकर बढ़ा दीजिएगा, देखिएगा वो उसका ताप कुछ ज्यादा ही निकलेगा। चेक किए ही नहीं क्या ऐसे? कभी नहीं। सामने होता है तो अधिक ताप होता है। उल्टा बोल रहे हैं आप, ठीक है। सामने रहेगा तो वो रेड रेड जलेगा, ठीक है, लेकिन जब उसका डिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा तो वो इतना रेड होगा, आग पकड़ लेगा इतना। कभी चेक कीजिएगा। यानी जो टर्नों की जो डिस्टेंस है उसको खींच दीजिएगा, फिर लगा दीजिएगा, फिर देखिएगा, ठीक है। होता क्या है समझिए, जब इसकी डिस्टेंस को हम लोग बढ़ा देंगे, टर्नों की डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, मतलब पहले इतना बड़ा वायर था, ठीक है। अब जैसे इसकी डिस्टेंस को बढ़ा देंगे, हम इतनी ही बड़ी वायर में काम चला सकते हैं कि नहीं? काम चला सकते हैं कि नहीं? तो बताइए, एक इतनी बड़ी वायर में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा और इतनी बड़ी वायर में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? नीचे वालों में रेजिस्टेंस का मान कम होगा इसकी अपेक्षा, मतलब इसमें अधिक होगा, और रेजिस्टेंस का मान कम हुआ मतलब करंट का मान ज्यादा होगा। मतलब जो छोटी वाली वायर है, मतलब जिसको हम लोग खींचे, इसमें रेजिस्टेंस का मान कम होने की वजह से करंट का मान ज्यादा होगा, इसी वजह से वो रोशनी ज्यादा देगी, हीट ज्यादा निकलेगा। समझे बात को? पर इसको नहीं खींचे हैं, सामने सामने है टर्न, मतलब रेजिस्टेंस का मान अधिक है। क्यों अधिक है? लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस का मान अधिक होता है, और रेजिस्टेंस का मान अधिक हुआ मतलब करंट कम हुआ, मतलब हीटर का वायर आपका जलेगा कम, हीट कम देगा। उसी प्रकार इंडक्शन का प्रभाव भी वही होता है। यदि टर्नों की बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो क्या होगा? जो इंडक्शन होगा, जो प्रेरण होगा, वो बढ़ जाएगा। समझे बात को? क्यों बढ़ता है? तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? 34 ना, यानी ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। समझे बात को? 35। इसका लॉजिक क्या है पता चला ना? हीटर हो चाहे कुछ भी हो, चाहे इंडक्शन चूल्हा देखें, हाँ, इसी के अनुसार चलता है। रेजिस्टेंस का रोल सारा चीज में है, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो। 35, संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? मतलब संधारित्र में जो हम लोग पराविद्युत कुचालक यूज करते हैं, क्या क्या करते हैं? सिरेमिक, माइका, कागज और हवा। उसका नेचर किस प्रकार से होता है? इंद्रजीत बताइए, उसका नेचर किस प्रकार से होता है? यार बता रहे हैं तो बात क्यों, क्या करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं? कैसा होता है नेचर? एनटीसी होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मतलब ऋणात्मक तापमान गुणांक वाला, ठीक है। तो पूछ रहा है कि संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है? जो हम लोग अचालक के रूप में दो प्लेटों के बीच लगाते हैं, उसका कार्य क्या है? ए बोल रहा है संधारित्र की ताकत बढ़ाता है। बिल्कुल नहीं, ताकत उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा बोल रहा है प्लेटों के बीच किसी भी धारा का प्रवाह को रोकता है। बात तो सही है, दो प्लेटों के बीच धारा प्रवाह को रोकता है, ठीक है। सी कह रहा है प्लेटों के बीच लघु पतन से बचाता है, मतलब शॉर्ट सर्किट से बचाता है। बात तो ये भी सही कह रहा है ना। डी क्या कह रहा है? संधारित्र में आवेश को लंबे समय तक रखने में मदद करता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कोई मदद नहीं करेगा। आते हैं बी और सी पर, बताइए। सी बोल क्या रहा है? प्लेटों के बीच लघु पतन से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट से बचाता है, तो क्या यहां पर आपका बी ऑप्शन भी देखिए। बी क्या कह रहा है? प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है।
पर यहाँ अगर ज्यादा मान्यता किसी को दिया जाएगा ना, वो बी को दिया जाएगा, वो बी को दिया जाना चाहिए। अगर बी नहीं होता तो हम लोग कह सकते थे कि शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है, बी नहीं होता तो। क्योंकि ये बताइए कोई भी संधारित्र किसको स्टोर करता है? आवेश को स्टोर करता है, आवेश को यानी चार्ज को स्टोर करता है। और चार्ज जो स्टोर होता है, चार्ज मतलब आवेश, आवेश मतलब आयनों का आदान प्रदान, ठीक है। तो यदि वहां पर जो पराविद्युत कुचालक है वो यदि शॉर्ट सर्किट को बचाता तो क्या आयनों का प्रभाव वहां पर पॉसिबल था? नहीं था ना। तो उसका कार्य बस यही है कि वो करंट का फ्लो को रोकने का कार्य करता है, समझे? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें जो आवेश जो हम लोग का एकत्रित होगा स्थिर विद्युत के रूप में, वो चलने वाला नहीं होगा। स्थिर विद्युत के रूप में कोई भी संधारित्र में एकत्रित होता है आवेश, किस रूप में? स्थिर विद्युत के रूप में। उसका कार्य क्या है? विभव के परिवर्तनों का विरोध करना, बताए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, यानी प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकता है, इसीलिए माध्यम का यूज किया जाता है परावैद्युत नियतांक का, कुचालक का। 36 पर आइए, संधारित्र की धारिता का मान किस कारक के द्वारा निर्धारित हो रहा है? क्या नहीं बताया? प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्धारित होता है, उसकी दूरी पर निर्धारित होता है, उसकी माध्यम पर यानी ई पर निर्धारित होता है, उसकी नियतांक के पर निर्धारित होता है, प्रतिरोध पर निर्धारित होता है, सारा चीज बताया। किसी भी प्लेट का, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान किन किन चीजों पर निर्भर करता है, सारा चीज बता चुके हैं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन? ए, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, मतलब क्षेत्रफल जितना अधिक होगा किस प्रकार से निर्भर करता है? सी समानुपाती ए, क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान उतना ही अधिक होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? प्लेटों के आकार पर। मान लिया जाए यदि प्लेट आपका इस तरह से है, यदि प्लेट आपका इस तरह से है, यदि प्लेट आपका इस तरह से है, तो क्या इसके आकार पर डिपेंड करेगी? नहीं करेगी, समझे? मतलब इस एरिया के जो प्लेट है इसको आप अलग अलग आकृति के भी बना सकते हैं कि नहीं? तो क्या इसका जो आकार पर डिपेंड कर रही है वो आकार पर डिपेंड नहीं करेगी। तीसरी बात, प्लेटों का पदार्थ पर, प्लेटों के पदार्थ पर डिपेंड नहीं करेगी। हम लोग टीन भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं, ठीक है। चौथी, प्लेटों की मोटाई पर, प्लेटों की मोटाई यानी ये हुआ आपका प्लेटों की मोटाई, इस चीज को कहा जाता है प्लेटों की मोटाई। तो इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? इस प्लेट का क्षेत्रफल यानी इसकी एरिया पर, इस भाग पर डिपेंड करेगा। इसका मान जितना अधिक होगा कैपेसिटेंस मान उतना ही अधिक होगा। समझे बात को? तो इसका सही आंसर ए। 37 पर आइए, आरएफ जुग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है? आरएफ जुग्मन सर्किट, आरएफ मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना। और इस तरह के कैपेसिटर का उपयोग सिग्नल में किया जाता है। सिग्नल में मतलब समझिए, जैसे आपके मोबाइल पर वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, तो वो इसी संधारित्र के वजह से, इसी सर्किट की वजह से उसको कहते हैं आरएफ जुग्मन सर्किट। और उसमें जो आपका कैपेसिटर लगता है उसको कहा जाता है मोनोलिथिक कैपेसिटर। याद रखिएगा, जो हम लोग वाईफाई चलाते हैं ना, हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते हैं जिसको, मोनोलिथिक एक कैपेसिटर है उस मोबाइल के अंदर, है ना। उस मोबाइल के अंदर एक मोनोलिथिक कैपेसिटर है और उस सर्किट को कहा जाता है आरएफ जुग्मन सर्किट, है ना। आरएफ कपलिंग सर्किट, उसी को कहा जाएगा क्या? आरएफ जुग्मन सर्किट। तो उसमें कौन सा कैपेसिटर लगता है? मोनोलिथिक, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी।
यानी बी राइट आंसर। और अंतरिक्ष में कौन सा कैपेसिटर यूज किया जाता है? टेंटालम। टेंटालम याद रखना है, अंतरिक्ष में टेंटालम। ठीक है, इतना ही। तो मैग्नेट चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। मैग्नेट और जो कैपेसिटर था वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। समझे बात को? अब इस पर जितना भी वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा